Welcome back in another lecture of polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.auroraies.com. और अगर आप PGP बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। और ये जो माइंड मैप्स हैं वो आपके रिवीजन में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज हम करेंगे फॉरेन पॉलिसी। इंडिया के द्वारा काफ़ी सारी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि कैसे वो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बनाएंगी। तो फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया रेगुलेट इंडियाज़ रिलेशन विद अदर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड इन प्रमोटिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो इंडिया के रिलेशन को बाकी की स्टेट्स की बाकी की कंट्रीज़ के साथ जो है उनके रिलेशन को प्रमोट करती है, उनके रिलेशन को अच्छा बनाने में हेल्प करती है। तो इट्स डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे इसको काफ़ी सारे फैक्टर्स को तो डिटरमाइन किया जा सकता है, जैसे कि जोग्राफी, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। सो प्रिंसिपल क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कि किस चीज़ के लिए फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। सबसे पहला है प्रमोशन ऑफ अ वर्ल्ड पीस, कि पूरे वर्ल्ड में शांति प्रमोट करना। सो इंडियन फॉरेन पॉलिसी एम्स एट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पीस प्रमोट करने की कोशिश करती हैं। उनका एम क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए। सो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, डायरेक्ट द इंडियन स्टेट्स टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। ये जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंडियन स्टेट्स को डायरेक्शंस देता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए, सो दैट कि जो नेशंस हैं उनमें जो है वो ढंग से रिलेशन जो है वो प्रमोट किया जाए, मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट आता है एंटी कॉलोनियलिज्म। तो इसमें क्या है कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया अपोज कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज है वो इनको अपोज करती है, क्योंकि इंडिया व्यूज दैट colonialism and imperialism leads to exploitation of the weaker nation by imperialist powers and affect the promotion of international peace। क्योंकि इंडिया का ये व्यू है कि ये जो है वो imperialism and colonialism, ये जो वीकर नेशंस हैं, जो छोटी कंट्रीज हैं, वीक कंट्रीज हैं, उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको अफेक्ट करती हैं। तो ये और क्या करती हैं कि जो इंटरनेशनल पीस है उसको प्रमोट नहीं होने देती, उस पर भी इफेक्ट डालती हैं। सो इंडिया एडवोकेट द लिक्विडेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड सपोर्ट द लिबरेशन मूवमेंट्स इन अफ्रो एशियन कंट्रीज। तो जो इंडिया है वो क्या कहता है कि आप जो है सारी कंट्रीज को लिबरेट रखिए, अपनी मर्जी से काम करने दीजिए। जितनी भी अफ्रो एशियन कंट्रीज है जैसे कि इंडोनेशिया, अल्गेरिया, घाना, नीम्बिया, इन सब के लिए। नेक्स्ट आता है एंटी रेशियल। सो ओपोजिशन टू द एंटी रेशियल इन ऑल इट्स फॉर्म्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो रेशनलिज्म की को भी जो है वहाँ पे अपोज करती है। इंडिया के अकॉर्डिंग जो रेशलिज्म है, लाइक imperialism and colonialism leads to exploitation of the black by white। क्योंकि अगर रेसिस के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो जो है एक्सप्लॉइट करती है हमारे वर्ल्ड पीस को। तो वर्ल्ड पीस को वहाँ पे वो प्रमोशन नहीं होने देती। जैसे कि ब्लैक्स का होता है वाइट्स के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन, सोशल इनिक्विटी वहाँ पे ज़्यादा रेज हो जाती है। नेक्स्ट आता है नॉन अलाइनमेंट। तो इसमें क्या है कि व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, कि जिस टाइम पे 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। तो उस टाइम पे जो वर्ल्ड है पूरा उसको दो ब्लॉक्स में बट गया था ऑन आइडियोलॉजिकल बेसिस। जैसे कि जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक को हेड कर रहा था और जो यूएसएसआर था वो कम्युनिस्ट ब्लॉक को हेड कर रहा था। सो इन सच अ सिचुएशन ऑफ कोल्ड वॉर इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन एनी ऑफ दीज टू ब्लॉक्स। तो यहाँ पे इंडिया ने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो उन्होंने जो थी वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को यहाँ पे अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट आते हैं पंचशील। सो पंचशील इम्प्लाइज द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन। पंचशील का मतलब कुछ 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम इंटरनेशनल रिलेशन में यूज करेंगे।
So it was embodied in the preamble of Indo-China Treaty on Tibet साइंड इन 1954। तो ये कब थे? जो इंडो चाइना ट्रीटी साइन की गई थी 1954 में, उसमें लाए गए थे। तो ये कौन से थे? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी, कि एक दूसरे की टेरिटरी की यहाँ पे रिस्पेक्ट की जाएगी, उनकी सोवर्निटी की रिस्पेक्ट की जाएगी, कोई भी अग्रेशन नहीं होगा यहाँ पे, एंड नो इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, और एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम किया जाएगा, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो जो पंचशील थी बिकम वेरी पॉपुलर एंड मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक बर्मा, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एंड सो ऑन अडॉप्टेड इट। तो ये जो पंचशील था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, और जिसके कारण इसको काफ़ी सारी कंट्रीज़ के द्वारा अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट आता है एफ्रो एशियन बायस। तो इसमें क्या है कि इवन दो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि बेशक जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो क्या कहती है कि जो इंडिया है वो सारी कंट्रीज के साथ, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है सबके साथ अपना फ्रेंडली रिलेशन बना के रखेगा। बट यहाँ पे जो है कुछ बायस देखने को मिलता है एफ्रो एशियन कंट्रीज के लिए। सो इट एम्स एट प्रमोटिंग यूनिटी अमंग देम। तो यहाँ पे इसका एम क्या है कि उन कंट्रीज के साथ यूनिटी प्रमोट की जाए, एंड ट्राइज टू सिक्योर फॉर देम अ वॉइस एंड इन्फ्लुएंस इन द इंटरनेशनल बॉडीज। तो उनको यहाँ पे सिक्योर करने की कोशिश की जाती है, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। सो इंडिया हैज़ बीन सीकिंग इंटरनेशनल असिस्टेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज। तो यहाँ पे जो इंडिया है वो जितनी भी एफ्रो एशियन कंट्रीज है इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उनको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है लिंक विद कॉमनवेल्थ। सो इन 1949 itself, India declared the continuation of her full membership of the Commonwealth of Nations. सो 1949 में इंडिया ने अपनी फुल मेंबरशिप जो थी वो डिक्लेयर की थी कॉमनवेल्थ के लिए, एंड एक्सेप्ट द ब्रिटिश क्राउन एज अ हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। और ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पे एज अ हेड एक्सेप्ट किया था कॉमनवेल्थ था। बट ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन थी इसके कारण जो इंडिया की सोवर्निटी थी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, एज द कॉमनवेल्थ इज वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस, क्योंकि ये जो थी कॉमनवेल्थ ये एक एसोसिएशन थी इंडिपेंडेंट नेशंस की। नेक्स्ट आता है सपोर्ट टू यूएनओ। सो इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ यूएनओ इन 1945। तो इंडिया था वो 1945 में यूएनओ का मेंबर बना था, और उस टाइम से जो यूएनओ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके प्रोग्राम्स आते होते हैं, उसमें सपोर्ट करता आ रहा है ये यूएनओ को ये। एंड इट हैज़ एक्सप्रेस्ड फुल फेथ इन द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ। और क्या करता है इंडिया कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं यूएनओ के, उनमें अपना फुल फेथ दिखाता है। नेक्स्ट आता है डिसआर्ममेंट। डिसआर्मामेंट में क्या है कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अपोज टू आर्म रेस एंड एडवोकेट डिसआर्मामेंट बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर। कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो आर्म रेस को अपोज करती है, कि जितने भी न्यूक्लियर वॉर्स हैं उनको अपोज करती है, और डिसआर्मामेंट को यहाँ पे एडवोकेट करती है कि जितनी भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाए। दिस इज एम्ड एट प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस। तो ये इसका एम क्या है कि वर्ल्ड पीस को प्रमोट किया जाए, सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए, बाय रिड्यूसिंग और एंडिंग टेंशन बिटवीन द पावर ब्लॉक्स। की जितने भी पावर ब्लॉक्स हैं उनकी जो उनमें जो टेंशन है उनको रिड्यूस करके, उनको ख़त्म करके, और वो कब खत्म होगी? जब उनके पास जितनी भी न्यूक्लियर पावर्स हैं वो ख़त्म होगी उनके पास से। बाय नॉट साइनिंग द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, दैट इज एनपीटी ऑफ 1968 एंड सीटीबीटी ऑफ 1996, इंडिया हैज केप्ट इट्स न्यूक्लियर ऑप्शन ओपन। तो इंडिया ने जो था इन दोनों को ट्रीटीज़ को साइन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रीटी थी वो अपनी डिस्क्रिमिनेटरी नेचर वहाँ पे शो कर रही थी, क्योंकि इस ट्रीटी ने क्या कहा था कि ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि 5 नेशन यूएसए, रशिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस, कि इनके बिना जितने भी बाकी कंट्रीज़ है वो अपने न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय कर दे, इन कंट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके कारण जो थी वहाँ पे इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन नेशनल फॉरेन पॉलिसी के? टू प्रमोट इंडिया कोर नेशनल इंटरेस्ट, कि इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना, और जो डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी है इंडिया की उसको प्रिजर्व करने के लिए। टू स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल कंपेन अगेंस्ट टेररिस्ट, जो टेररिस्ट के अगेंस्ट इंटरनेशनल कंपेन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। टू बिल्ड एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बिल्ड करना जो कि सपोर्टिव हो, विच इज सपोर्टिव ऑफ इंडियाज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है
उसको सपोर्ट करे हायर इन्वेस्टमेंट्स करके, कि बाकी कंट्रीज जहाँ पे इन्वेस्ट करे ट्रेड में और टेक्नोलॉजी को एक्सेस करे। टू वर्क क्लोजली विद P5 कंट्रीज, तो ये जो P5 कंट्रीज थी इनके साथ काम करें। टू बिल्ड स्ट्रेटेजिक टाइज विद द मेजर पावर, जैसे कि USA, EU एंड जापान, रशिया एंड चाइना। टू इंटेंसिफाई एंड स्ट्रेंथन टाइज विद नेबर्स थ्रू म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉरपोरेशन, ये जो इतने भी उनके नेबर्स हैं इंडिया के, उनके साथ वो अपना रिलेशन स्ट्रेंथन कर सकें एक दूसरे के बेनिफिशियल के लिए, एक दूसरे की बेनिफिट्स के लिए। टू वर्क फॉर द रियलाइजेशन ऑफ अ सार्क के साथ काम करने के लिए। टू एंश्योर दैट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज ब्राउट टू बी एन एंड, कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है उसको खत्म किया जा सके। एंड टू स्ट्रेंथन आर टाइज विद द कंट्रीज ऑफ गल्फ रीजन, और जो गल्फ रीजन की कंट्रीज है उनके साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया जा सके। टू लिवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सपोर्ट टू एक्टिविटीज ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बिम्स्टेक, IBSA, IORARC, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की उसको इंक्रीज किया जा सके, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करके। टू कंटिन्यू टू वर्क क्लोजली विद रीजनल ग्रुपिंग, और क्या करना है कि ये जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं जैसे कि G20, इनके साथ काम किया जा सके इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। और टू रिफॉर्म एंड रीस्ट्रक्चर द UN सिक्योरिटी काउंसिल, और ये UN सिक्योरिटी काउंसिल उसको रिफॉर्म किया जा सके, उसको रीस्ट्रक्चर किया जा सके। नेक्स्ट आता है गुजराल डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडिया। तो ये जो डॉक्ट्रिन थी वो माइलस्टोन थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, और इट वाज प्रोपाउंडेड एंड इनिशिएटेड इन 1996 बाय द IK गुजराल, और इनको इनिशिएट किया गया था 1996 में IK गुजराल के द्वारा। सो डॉक्ट्रिन्स एडवोकेट दैट द इंडिया बीइंग द बिगेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, की जो इंडिया है वो साउथ एशिया की बिगेस्ट कंट्री है, शुड एक्सटेंड यूनिलेटरल कंसेशन टू द स्मॉलर नेबर्स। तो ये क्या करे कि जो इसकी स्मॉलर नेबर कंट्रीज है उनकी हेल्प करे। द डॉक्ट्रिन्स इज अ 5 पॉइंट रोड मैप, तो ये जो डॉक्ट्रिन थी वो 5 पॉइंट का एक रोड मैप था। तो कौन से थे कि विद द नेबर्स लाइक बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया शुड नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी बट गिव टू देम व्हाट इट कैन इन गुड फेथ, कि इन कंट्रीज के साथ इंडिया कोई रेसिप्रोसिटी के लिए ना बोले, कि अगर जैसे कि इंडिया ने अगर उनको कुछ हेल्प की है तो वो भी बदले में इंडिया की हेल्प करे, ऐसा ना करे कि सिर्फ गुड फेथ के लिए जो है वो उनकी हेल्प करे, उनको सब कुछ जो भी देना चाहे वो दे। नेक्स्ट है नो एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री ऑफ द रीजन, कि जितनी भी एशियन कंट्रीज है उनको ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि कोई बाकी टेरिटरी उनके टेरिटरी को यूज़ करे अपने इंटरेस्ट के लिए। एंड नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द इंटरनेशनल अफेयर ऑफ अनदर कंट्री, और कोई भी कंट्री दूसरे की कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। ऑल साउथ एशियन कंट्रीज शुड रिस्पेक्ट ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी, और सारी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो एक दूसरे की कंट्री की इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी को रिस्पेक्ट करेंगे। एंड ऑल अदर एशियन कंट्रीज शुड सेटल ऑल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल बाइलेटरल नेगोशिएशन, और अगर कोई इनमें डिस्प्यूट अराइज होता है साउथ एशियन कंट्रीज में तो वो जो है वो पीसफुल मेथड से, पीसफुल बाइलेटरल नेगोशिएशन से उनको सॉल्व कर ले। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। तो ये जो डॉक्ट्रिन थी वो 2003 में अडॉप्ट की गई थी, और इसके सेलिएंट फीचर्स क्या थे? ये पोस्चर ऑफ नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन विल ओनली बी यूज्ड इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी और ऑन इंडियन फोर्स एनीवेयर, कि इंडिया जो है वो खुद से पहले न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं करेगा किसी भी कंट्री के लिए, यूज़ करेगा तब करेगा कि अगर सामने से अगर कंट्री उस पर न्यूक्लियर वेपन यूज़ करती है। न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू अ फर्स्ट स्ट्राइक विल बी मैसिव एंड डिजाइंड टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। अगर न्यूक्लियर रिटेलिएशन होती है तो उससे क्या होगा कि काफ़ी अनएक्सेप्टेबल डैमेज होगा, काफ़ी हद तक यहाँ पे जो है वो मैसिव तबाही देखने को मिलेगी। And nuclear retaliatory attack can only be authorized by the civilian politic leadership through the nuclear command authority। यहाँ पे जो अटैक होगा न्यूक्लियर रिटेलिएटरी अटैक, उसको सिर्फ जो सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप्स होंगे उन्हीं के द्वारा ऑथराइज किया जाएगा थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। नो यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, कि यहाँ पे जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनके अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं यूज़ किया जाएगा।
कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो ये जो पॉलिसी थी वो इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी 2012 में। इस पॉलिसी का एम क्या था? एट स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ इंडियाज रिलेशन विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कि इंडिया के जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनके साथ रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया जाए, एक्सपैंड किया जाए। कौन सी कंट्रीज? जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट आता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। So in 2014, the Modi government upgrade India's Look East policy and rename it as a Act East policy. तो 2014 में जो मोदी गवर्नमेंट थी उनके द्वारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको अपग्रेड किया गया और उसका नाम चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया। सो जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी इसको फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया गया था 1992 में। देन जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पीएम नरसिम्हा राव जी, उनके द्वारा। और फीचर्स क्या थे इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के? द इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी फोकस ऑन द एक्सटेंडेड नेबरहुड इन एशिया पैसिफिक रीजन। जो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी फोकसेस ऑन द एक्सटेंडेड नेबरहुड, कि इंडिया जो है वो एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसके साथ अपने नेबरहुड को एक्सटेंड करेगा। नेक्स्ट है इंडिया हैज अपग्रेडेड इट्स रिलेशन टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कि इंडिया जो है वो इन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को अपग्रेड करेगा। एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन एक्टिवली एंगेज्ड इन रीजनल फोरा सच एज बिम्स्टेक, एसीडी, एमजीसी एंड आईओआरए। और इंडिया जो है इन ये जो रीजनल फोराज है इनके साथ भी अपने रिलेशंस को अपग्रेड करेगा, इनमें एंगेज रहेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था इस पॉलिसी का वो क्या था कि जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है उसको प्रमोट किया जाए, कल्चरल टाइज को प्रमोट किया जा सके। कौन सी कंट्रीज के साथ? एशिया, जो एशिया पैसिफिक रीजन है उस रीजन की कंट्रीज के साथ। द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अ प्रायोरिटी इन आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमारी ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी इसमें जो नॉर्थ इंडिया का रीजन था वो इसमें जो थी वो प्रायोरिटी रखी गई थी। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।